ये हमारा जो क्लास है बिहार स्पेशल का क्लास होने वाला है और यूनिटेरिया का जो है बिहार सार संग्रह चल रहा है, यानी बिहार स्पेशल से संबंधित, जो बीपीएससी 70 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछली कक्षाओं में जो हमने क्या क्या पढ़ा था, बिहार सामान्य परिचय, बिहार का संपूर्ण इतिहास पढ़ लिया, बिहार का संपूर्ण भूगोल के बारे में पढ़ा और बिहार की अर्थव्यवस्था को हमने कवर किया। तो हम लोग जो है इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में पर्यटन, बिहार की जनगणना 2011 और साथ ही बिहार की राज्य व्यवस्था को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं बिहार में पर्यटन और बिहार की जनगणना को सबसे पहले देखेंगे, फिर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं बिहार में पर्यटन, ये हमारा जो है चैप्टर नंबर कितना है, तो चैप्टर नंबर हमारा जो है 5 है, बिहार में पर्यटन। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार में पर्यटन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन सभी पर्यटनों को हम लोग देख लेते हैं कि बिहार भी जो है टूरिज्म इलाका है, कौन कौन सा इलाका जो है पर्यटन का इलाका है, उन सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। बिहार जो है पर्यटन की दृष्टि से कैसा राज्य है, तो बिहार जो है पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। यानी कैसी कैसी प्रकार की, यहाँ यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो है ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक और सभी प्रकार की जो है दर्शनीय स्थल यहाँ मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थल में हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। यानी बिहार में जो है सभी धर्मों के जो है धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक है। पर्यटन का जो दूसरा पक्ष क्या होता है, आर्थिक होता है। ठीक है, आर्थिक लाभ भी होता है पर्यटन से बहुत ज़्यादा। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन का उद्योग का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। यानी बिहार में जो है पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन का उद्योग का जो है दर्जा जो है प्रदान किया गया, यानी पर्यटन को जो है उद्योग माना गया है। ठीक है, यानी एक प्रकार का जो है उद्योग है। ठीक है, और उद्योग का दर्जा जो है प्रदान किया गया है बिहार में पर्यटन को। बिहार में पर्यटन का लोगो जो है, बिहार में पर्यटन का लोगो जो है बिहार का टूरिज्म यानी ब्लिसफुल बिहार है। इसका जो है लोगो के बारे में पूछेगा कि बिहार में जो पर्यटन का लोगो है तो वो क्या है, तो बिहार में पर्यटन का लोगो है बिहार टूरिज्म। आपको ब्लिसफुल बिहार जो है दिखने को मिलेगा लिखा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है और प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। यानी बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में जो है चिन्हित किया गया है और प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल भी निम्नलिखित है। जैसे अगर हम बात करें तो पहला जो प्रमुख जो हमारा बिहार का पर्यटक स्थल है वह है बौद्ध सर्किट। ठीक है, तो बौद्ध सर्किट क्या है, बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है। तो बौद्ध सर्किट में जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने उच्च महत्व वाले जो पवित्र स्थल हैं उसको इसमें स्थान दिया गया है बौद्ध सर्किट में। जैसे अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, अपने उपदेश दिए, उन सब और उनके स्तूप, इन सभी को जो है बौद्ध सर्किट के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो कौन कौन सा है बौद्ध सर्किट, एक तो है महाबोधि मंदिर गया का, विश्व शांति स्तूप पूछेगा कहाँ है तो राजगीर नालंदा में, तो महाबोधि मंदिर पूछे तो बताना है गया, विश्व शांति स्तूप पूछे तो बताना है राजगीर नालंदा, और बुद्ध अवशेष स्तूप जो है वो कहाँ है, वैशाली में है। तो बुद्ध अवशेष स्तूप कहाँ है, वैशाली में है। सुजाता गढ़ स्तूप कहाँ है, तो सुजाता जो गढ़ स्तूप है वो कहाँ है, सुजातागढ़ स्तूप जो है गया में है और अशोक स्तंभ जो है वैशाली में है, और केसरिया स्तूप कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण है। तो ये सभी जो हैं बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आते हैं, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो भी स्थल है उनको बौद्ध सर्किट के अंतर्गत रखा गया है।
तो सभी को जो है याद रखने की आवश्यकता है। महाबोधि मंदिर गया में है, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में है, बुद्ध अवशेष स्तूप कहाँ है तो वैशाली में है। सुजाता गढ़ स्तूप पूछेगा तो गया में बताना है, सुजाता गढ़ स्तूप कहाँ है तो गया में, और अशोक स्तंभ कहाँ है तो वैशाली में, और केसरिया स्तूप जो है पूर्वी चंपारण में है। अब जो हम लोग देख लेते हैं जैन सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से स्थल हैं। तो देखिए जैन सर्किट के अंतर्गत बिहार में जो 12वें तीर्थकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जो पवित्र जन्म कहाँ है तो बिहार में ही है। ठीक है, तो बिहार के जो 12वें तीर्थकर, ये भी पूछता है कि जैन धर्म के कितने तीर्थकर का जो जन्म हुआ है बिहार में हुआ था। तो बिहार से रिलेटेड दो जो थे जैन धर्म से रिलेटेड थे, एक तो महावीर स्वामी जो अंतिम थे 24वें तीर्थकर, और एक थे वासुपूज्य जो कैवें थे 12वें थे। तो याद रखना है, और 24 के आधा करने पर 12 आता है, तो दोनों याद रखना है। ठीक है, 100 और 50 दोनों कहाँ से हैं, बिहार से है। तो 12वें तीर्थकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थकर कौन है तो महावीर स्वामी है। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं, यानी जैन धर्म से जुड़े जो है धार्मिक पर्यटक स्थल की अगर हम बात करें तो कौन सा जो है धार्मिक पर्यटक स्थल है तो जल मंदिर, आपको ये जैन धर्म से रिलेटेड है। आपको पावापुरी स्टेशन से उतर के जाइएगा तो ये पावापुरी नालंदा में पड़ता है, वहाँ पे जल मंदिर है। ठीक है, यानी जो है तालाब है, नदी के बीच में जो है मंदिर बनाया गया है तो जल मंदिर है। फिर जैन मंदिर जो है लछुआर जो है जमुई में है। फिर जैन मंदिर कहाँ है, लछुआर जमुई में है। ये सभी जो है जैन सर्किट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैन मंदिर फिर कुंडलपुर जो नालंदा में है। फिर एक जो जैन मंदिर है कुंडलपुर नालंदा में है, और एक जैन मंदिर जो है कुंडग्राम वैशाली में है। तो ये 4 जो मंदिर हैं जैन मंदिर से रिलेटेड, इन्हें जैन सर्किट कहा जाता है। तो बौद्ध सर्किट के बारे में आपसे पूछेगा, ऑप्शन दे देगा, कौन नहीं है तो आपको टिक करना है। ठीक है, और जैन सर्किट के अंदर किसे रखा गया है, जल मंदिर को, जैन मंदिर लछुआर जमुई, और 3 जैन मंदिर है। तो और 3 जैन मंदिर कहाँ है, एक तो लछुआर जमुई में है, एक कुंडलपुर नालंदा में, और एक कुंडग्राम वैशाली में है। ठीक है, और जल मंदिर जो है पावापुरी नालंदा में है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं रामायण सर्किट को। ठीक है, तो रामायण सर्किट क्या है तो रामायण सर्किट जो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। रामायण सर्किट बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है, यानी बिहार की जो भूमि है माता सीता की जो है घर था यहाँ पे। ठीक है, और बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल मौजूद है बिहार में। जैसे अगर हम बात करें तो बिहार में आपको सीता कुंड मिलेगा, क्योंकि सीता माँ जो थी कहाँ की थी, बिहार से संबंधित थी। तो सीता कुंड जो है सीतामढ़ी में है, सीता से ही नाम है। ठीक है, फिर सिंहेश्वर स्थान जो है कहाँ है तो सहरसा में है। वाल्मीकि नगर जो है पश्चिम चंपारण में, ये सभी जो है रामायण सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अहिल्या स्थान जो है दरभंगा में है, रामशिला जो है गया में है, और प्रेतशिला जो है गया में है। ये सभी जो है रामायण सर्किट को याद रखना है आपको, इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीता कुंड सीतामढ़ी, सिंहेश्वर स्थान सहरसा, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, अहिल्या स्थान दरभंगा, और रामशिला जो है गया है, और प्रेतशिला कहाँ है तो गया में है। नेक्स्ट है सिख सर्किट से संबंधित जो हम लोग प्रश्न है उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे गुरु श्री गोविंद सिंह की जन्मभूमि रहा है बिहार। ठीक है, और इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह और 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। तो बिहार के जो 10वें गुरु थे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्मभूमि कहाँ रहा है तो बिहार में ही रहा है। और इसके अतिरिक्त 2 गुरु जो थे सिख धर्म के बिहार जो है भ्रमण करने आए थे, यात्रा पे आए थे। कौन कौन, एक तो प्रथम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, एवं 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर सिंह, वो बिहार की यात्रा की थी। तो सिख सर्किट में कौन कौन से आते हैं स्थल तो देखते हैं। तो देखिए सिख सर्किट से संबंधित है वो है, एक तो है तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब। ठीक है, फिर है गुरुद्वारा गुरुग्राम का मतलब गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना, कंगन घाट पटना, ये भी सिख धर्म से संबंधित है। प्रकाश पुंज है पटना, ये भी सिख धर्म से संबंधित है। गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना, और गुरुद्वारा बाल लीला पटना, और गुरु नानक कुंड जो है राजगीर में है। तो कितने हैं, 7 सर्किट हैं सिख धर्म के। तो तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, ये सभी को पता होगा। गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना में है।
कंगन घाट पटना में है, प्रकाश पुंज पटना में है और गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना में है। गुरुद्वारा बाल लीला पटना में है और गुरु नानक कुंड जो है वो भी कहाँ है, राजगीर में है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सूफी सर्किट के बारे में। तो बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती और सुहरावर्दी से संबंधित रहा है और बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल भी हैं। तो बिहार में सूफी दर्शनीय स्थल कौन कौन से, उन सभी दर्शनीय स्थल को जो हम देख लेते हैं। तो मनेर शरीफ पटना सूफी सर्किट के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। मनेर शरीफ जो दरगाह है वो सूफी सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। अमझर शरीफ औरंगाबाद में, अमझर जाते हैं लोग भूत भगाने लोग, ठीक है। तो वहाँ अमझर शरीफ है औरंगाबाद में, वो भी जो है सूफी सर्किट के साथ संबंधित रखा गया है। और शेर सूरी का मकबरा जो है सासाराम मोहताज, वो भी सूफी सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। और बड़ी दरगाह नालंदा, ये भी जो है सूफी सर्किट के अंतर्गत रखा गया है, बड़ी दरगाह नालंदा, ठीक है। तो हमने सूफी सर्किट से संबंधित हमने देखे। फिर हम देखते हैं इको सर्किट। इको सर्किट से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं। तो देखिए, बिहार प्राकृतिक छट्टा और जैविक विविधता एवं मन भावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली के मानक जो है भावुक दृश्य भी मौजूद हैं। तो इको जो है श्रेणी में रखा गया है मतलब इको सर्किट में। तो किसे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम चंपारण में, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। बराबर गुफाएं कहाँ हैं, तो जहानाबाद में है। घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में है और कांवर झील जो है बेगूसराय में है, ठीक है। और भीम बांध कहाँ है, तो मुंगेर में है। तेलहड़ कुंड कैमूर में है और काकोलत झरना जो है नवादा में है। तो इको सर्किट में बिहार के कौन कौन से हैं, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण, बराबर गुफाएं जहानाबाद, घोड़ा कटोरा राजगीर, कांवर झील बेगूसराय। भीम बांध जो है अभयारण्य मुंगेर और तेलहड़ कुंड जो है कैमूर और काकोलत झरना जो है नवादा में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया, यानी बिहार के 2 स्थल जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल है। कौन कौन से हैं, एक तो है महाबोधि कॉम्प्लेक्स। कौन सा है, महाबोधि कॉम्प्लेक्स, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया 2002, जो विश्व विरासत सूची यानी यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है शामिल है। फिर दूसरा है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा, जो 2016 में शामिल किया गया। तो महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में ही हुई थी। और इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल, ये सभी दोनों जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था और यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था नालंदा, तथा यह विश्व का प्रथम जो था बड़ा विश्वविद्यालय भी था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। और वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना का कार्य भी किया गया और यहाँ जो है 2014 में शैक्षणिक सत्र जो है प्रारंभ हो गया था। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बिहार की जनगणना से संबंधित, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे इग्नोर करके नहीं चलना है। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम हो, इससे तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार सीडीपी हो, किसी भी एग्ज़ाम में बीपीएससी सीडीपी हो, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बिहार जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के जनगणना से जो है महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पहला पॉइंट क्या है कि भारत की जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो पहली जनगणना है 1872 में एक गवर्नर थे लॉर्ड मेयो, उसी के समय शुरू हुई थी। तो पूछता है प्रश्न कि पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तो जो पहली बार जनगणना की गई थी वो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन क्या हुआ कि फिर भारत में जो है जनगणना नियमित नहीं था, शुरू हुआ था 1872 में, लेकिन नियमित रूप से यानी हर एक 10 वर्ष पर होने लगा, ठीक है। तो नियमित रूप से जनगणना जो शुरू हुआ 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के समय में।
यानी पहली जनगणना 1872 में हुआ और उसके 9 साल बाद जो है फिर नियमित जनगणना शुरू होने लगा 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, तो 2 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले कि पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। फिर पूछेगा कि नियमित जनगणना जो है किसके समय में होता है शुरू, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना जो है शुरू होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1936 ईस्वी में बिहार 1936 में क्या होता है कि उड़ीसा से बिहार अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से अलग हो जाती है। अब देखिए 1936 में का समय में क्या होता है कि उड़ीसा जो होता है वो बिहार से अलग हो जाता है। ठीक है, उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद क्या होता है कि 1941 में उड़ीसा से क्या होता है बिहार अलग हो जाता है। उसके बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। फिर उसके बाद 1941 से जो है पहले तो एक ही साथ जनगणना होती थी उड़ीसा और बिहार की, लेकिन जब अलग हो गया बिहार उड़ीसा से तो 1941 में यानी 5 साल के बाद जो है 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। तो सबसे पहले आपको 2 प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न हमारे बन गए। सबसे पहले जनगणना कब हुआ, तो 1872 में। ठीक है, किसके काल में, तो लॉर्ड मेयो के काल में, ये याद रखना है। फिर पूछेगा सेकंड क्वेश्चन कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 में शुरू हुई। किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना शुरू की गई। फिर पूछेगा कि बिहार जो है उड़ीसा से अलग कब हुआ, तो बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में। फिर अलग होने के बाद जो है पहली बार बिहार की जनगणना कब की गई, तो अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और इसके आयुक्त जो थे सी चंद्रमौली थे। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न क्या बनेंगे कि जो 2011 की जनगणना थी वो देश की कैवीं जनगणना थी भाई, तो 15वीं जनगणना थी। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, जो 10 साल के बाद यानी 2022 में हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। ठीक है, और इसके जो आयुक्त थे जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 के, तो सी चंद्रमौली। ठीक है, राजा मौली आपको याद होंगे, डायरेक्टर का नाम, अच्छे फिल्म बनाया है तो उन्हीं नाम से याद रखिएगा। सी चंद्रमौली जो थे 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त क्या था, तो जो 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त था वो क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यानी 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। नेक्स्ट क्या है पॉइंट कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मान लीजिए कि 10,40,99,452 थी। 10,40,99,452, तो 10,40,99,452 याद रखिएगा। 5 बार बोलिए, 5 टाइम हमारे साथ। 10,40,99,452, 10,40,99,452, ताकि ऑप्शन दिखे तो आपको लग जाए। 10,40,99,452, 10,40,99,452, 10,40,99,452, 5 टाइम रिपीट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो भारत की कुल जनसंख्या के कितना परसेंट है, तो भारत की कुल जनसंख्या का भले ही छोटा दिखने में लगे लेकिन इस डाटा को याद रखना है। बिहार की जो जनगणना है भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है, ये डाटा याद रखना है। ठीक है, तो 8.58% है भारत की कुल जनसंख्या की, बिहार की जनसंख्या 8.58%, याद रखना है 8.58%। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान आता है। यानी अगर जनगणना की दृष्टि से बात करें तो बिहार का स्थान क्या में आता है, तो जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, हमारा जो है सबसे बड़ा भाई है। फिर सेकंड भाई जो है कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन आता है, बिहार। तो अपना बिहार जनगणना के जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है। इससे 2 बड़े राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़े के तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग देख लेते हैं कि बिहार और भारत में जो है क्या मतलब जनगणना आंकड़े की तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कुल जनसंख्या जो है बिहार की कितनी है, तो बिहार की कुल जनसंख्या है 10.41 करोड़। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10.41 करोड़। याद रखना है बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10.41 करोड़।
ठीक है। बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ और वही भारत की कुल जनसंख्या कितना है तो 21.06 करोड़। तो कुल जनसंख्या जो है बिहार की कितनी है 10.41 करोड़ और वहीं भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 121.06 करोड़, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो कुल जनसंख्या में 10.41 करोड़ में बिहार में पुरुषों की जनसंख्या जो है 12.40% है। कितना है 12.40% है पुरुषों की जनसंख्या, 12.40% है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या कितना है 51.47%। तो बिहार में पुरुषों की जनसंख्या 52.14% यानी लगभग 12%, याद रखना है, ठीक है। और भारत में कितना है तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या 121 करोड़ में 51% जो है पुरुष की जनसंख्या है। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में महिला का प्रतिशत कितना है, तो देखिए बिहार में महिला जो है 47% यानी लगभग 48% के करीब है और भारत में जो है 48% के करीब है, यानी 48.53% है, 48.53% है भारत में। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितना है, तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार में जो है 9.23 करोड़ है और वहीं भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या कितना है 83.37 करोड़ है। तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ और भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़। तो दोनों याद रखना है, बिहार में 9.23 करोड़ और इंडिया में जो है 83.37 करोड़ है। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना होता है, तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का 88.7% होता है और भारत में कितना है तो 68.8% है ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का। तो बिहार में 10.41 करोड़ का 88% जो है वो क्या है, यानी समझिए कि अगर 10 करोड़ व्यक्ति हैं तो 88 लाख क्या है वहाँ ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। उसी प्रकार भारत में जो है 121 करोड़ में से 68.8% क्या है ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या की हम बात करते हैं बिहार में, तो शहरी जनसंख्या बिहार में जो है 1.18 करोड़ है और वहीं जो है पूरे भारत में 37.71 करोड़ है। ये 2011 जनगणना के अनुसार आंकड़े के अनुसार है। नेक्स्ट हमारा शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 11.3% है बिहार में और भारत में जो है 31.2% है। तो दोनों डाटा याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा है शहरी की दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो शहरी की दशकीय वृद्धि दर बिहार में 0.8% है और पूरे भारत में 3.4% है। पूरे भारत में सभी राज्य आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि कितना रहा है बिहार में, तो 25.42% रहा है और भारत में 17.7% रहा है। बिहार के अगर लिंगानुपात की बात करें तो बिहार की लिंगानुपात 918 है और भारत की लिंगानुपात कितना है 943 है। तो दोनों लिंगानुपात में कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि साथ में दोनों पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। 918 कहाँ है बिहार में और 943 कितना है पूरे भारत में लिंगानुपात, ठीक है। यानी 1000 पे 918 पुरुष 918 महिला है, ठीक है, 1000 पुरुष पे। और वहीं जो है लिंगानुपात भारत का कितना है 943 है। फिर है बाल लिंगानुपात। तो बाल लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष में कितना है, तो बाल लिंगानुपात में बच्चे में जो है वो है 935 है और भारत में कितना है, तो भारत में 919 है। फिर घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो बिहार का घनत्व कितना है, तो बिहार का जो घनत्व है 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर है और लेकिन पूरे भारत का वही घनत्व कितना है, तो पूरे भारत का 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो बिहार का घनत्व कितना है 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत 1106 व्यक्ति जो है रहते हैं। तो यानी घनत्व की बात कर रहा है तो 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है और पूरे भारत में, भारत की अगर बात करें तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोनों घनत्व डेंसिटी जो है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 0 से 14 वर्ष की आयु के जो संख्या है बिहार में 40.2% है और वहीं अगर भारत की बात करें तो 30.9% है। नेक्स्ट हमारा है 15 से 59 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 15 से 59 के आयु समूह का जनसंख्या जो है 53.5% है और वहीं जो है भारत में
60.7% है। नेक्स्ट हमारा है कि 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में है 6.3% और भारत में कितना है 8.4% है। तो हमने जो है ऊपर देख लिया। अब जो हम लोग सूचक देख लेते हैं, जैसे में कुछ और देखते हैं क्या। अगर जैसे कहे की बात कि साक्षरता दर जो है बिहार में कितना है, ठीक है, तो साक्षरता दर बिहार में 61.8% है और भारत में साक्षरता दर कितना है 73% है, ठीक है। तो भारत की साक्षरता दर बिहार की साक्षरता दर से ज़्यादा है। तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% और भारत की साक्षरता दर 73% है। जिसमें अगर बात करें कि बिहार में जो है पुरुष साक्षरता कितना है, तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 71.2% है और भारत में जो है 80.9% पुरुष साक्षरता है। फिर महिला साक्षरता पूछ ले आपसे कि बिहार में कितना है, तो बिहार में 51.5% है और वहीं भारत में कितना है, तो भारत में है 64.9% है पुरुष साक्षरता। नेक्स्ट हमारा है साक्षरता दर में वृद्धि। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच, तो 2001 से 2011 के बीच जो है साक्षरता दर में वृद्धि बिहार में 17.9% रहा है और भारत में कितना रहा है, तो भारत में रहा है 10.9% रहा है। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो ग्रामीण साक्षरता दर बिहार में 59.8% है और भारत में है 67.8% है। नेक्स्ट हमारा है शहरी साक्षरता दर कितना है, तो शहरी में जो है अधिक है थोड़ा 76.9%। शहर के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा शिक्षित होते हैं लेकिन समझदार गांव के लोग ही होते हैं, ठीक है। तो 84.1% जो है शहरी साक्षरता दर भारत की है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति का परसेंटेज जो है कुल जनसंख्या की कितना है, तो पूरे जनसंख्या का बिहार में जो है अनुसूचित जाति के लोग 15.72% हैं और भारत में कितने हैं, तो 16.6% है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति बिहार में कितना है, तो अनुसूचित जनजाति जो है एसटी के लोग जो है यहाँ कम है 1.3% है और भारत में जो है 8.6% है, यानी अनुसूचित जनजाति के एससी के आधा है अनुसूचित जाति। तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बिहार 2011 जनगणना के संबंधित आंकड़े, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बिहार 2011 जनगणना जो संबंधित आंकड़े हैं उन सभी को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है विषय देखते हैं, प्रथम स्थान कौन पे है और द्वितीय स्थान पे कौन पे है, तो ठीक है। तो हम विषय लिखा हुआ है, फिर प्रथम स्थान पर देखेंगे, द्वितीय स्थान पर देखेंगे और तृतीय स्थान पर देखेंगे, यानी जो है हम सभी को देखने वाले क्रम वाइज, क्योंकि 3 स्थान जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है 3 स्थान को आपको नॉलेज होने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए प्रथम स्थान पे कौन है और दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला जिला है बिहार का वो कौन है, पश्चिम चंपारण है। फिर दूसरे नंबर पर कौन है, गया, और तीसरे नंबर पर है पूर्वी चंपारण। आपको जो है एटलस के माध्यम से पूरे मैप को बता दिया जाएगा, तो हम जो है जल्द ही एटलस मैप बिहार का जो है अब सेशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन है, पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, ये सभी जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो है 3 जिले कौन है, तो शिवहर जो है सबसे कम है, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा है। तो ये तीनों को भी याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा में कौन है, पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण, याद रखना है। तो पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण, ठीक है, याद रखना है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 में शिवहर हो गया, फिर अरवल हो गया और शेखपुरा हो गया। यहाँ जो है कम क्षेत्रफल है, शिवहर में भी कम क्षेत्रफल है, अरवल जिला जो है दूसरा स्थान पर है और तीसरा स्थान पर है शेखपुरा। लेकिन सबसे कम कहाँ है, तो शिवहर में है। बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। दूसरे नंबर पे है अरवल और तीसरे नंबर पे है शेखपुरा, याद रखना है। दो हमने जो है सबसे ज़्यादा देखा और सबसे कम देखा। अब जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है किस ज़िले में है, तो देखिए पटना जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और दूसरा नंबर पर आता है पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पे है मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन हैं, पटना जिला, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। इसको आपको जो है हम ट्रिक के माध्यम से जब हम एटलस मैप बताएंगे तो आपको हम याद करा देंगे, ठीक है, तो आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन है, तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिलों में शेखपुरा है जहाँ सबसे कम है, फिर दूसरा है शिवहर और तीसरा है अरवल,
जहाँ जनसंख्या कम है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले में है मधेपुरा, जहाँ दशकीय वृद्धि ज़्यादा रहा है, किशनगंज है, और अररिया एवं खगड़िया तीसरे नंबर पर है। सबसे कम जो है जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले हैं, तो सबसे कम जो है अरवल दशकीय वृद्धि हुआ है 18.89%, गोपालगंज 19.02 और फिर है तीसरे नंबर पे दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन है? तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिलों में गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है, सिवान है और फिर सारण है। तो बिहार के जो है गोपालगंज, सिवान और सारण में जो है लिंगानुपात अधिक है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले में जो है मुंगेर पड़ता है 876, फिर भागलपुर और खगड़िया, यहाँ जो है सबसे कम लिंगानुपात है। नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 3 जिले कौन है? बाल लिंगानुपात में किशनगंज है, कटिहार है और गया है। और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले में है वैशाली है, पटना है और मुजफ्फरपुर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले में 3 जिले, शिवहर में जनसंख्या घनत्व 1880 पर किलोमीटर स्क्वायर है, और पटना है और फिर दरभंगा है। तो हमने जो है जनसंख्या घनत्व से संबंधित हमने देख ली। ठीक है, कुछ और है जैसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले में कैमूर हो गया, जमुई हो गया और बांका हो गया। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन है? तो पटना जो है सबसे ज़्यादा शहरीकरण, फिर मुंगेर है दूसरे नंबर पर, भागलपुर है तीसरे नंबर पर। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले में समस्तीपुर एवं बांका, फिर मधुबनी और कैमूर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला कौन है? तो रोहतास है सबसे ज़्यादा साक्षरता 73.4%, फिर दूसरे नंबर पर पटना और तीसरे नंबर पर भोजपुर। तो बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास है, याद रखना है। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले में पूर्णिया है, सीतामढ़ी है और कटिहार है। ठीक है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन है? तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर जो है वो रोहतास में ही है, और भोजपुर है और बक्सर है। नेक्स्ट हमारा सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले में पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया और सीतामढ़ी हो गया। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन है? तो रोहतास, मुंगेर और पटना जो है सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं, रोहतास, मुंगेर और पटना। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन है? तो सहरसा है और मधेपुरा है और पूर्णिया है, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन है? रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया और भोजपुर हो गया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन है? पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया और सीतामढ़ी जो है सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर है वहाँ पे। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर 3 जिले के ना, शहर में जो है कैमूर सबसे ऊपर है, फिर दूसरे नंबर पे पटना और मुंगेर जो है तीसरे नंबर पे है। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले में 3 जिले में शिवहर है, शेखपुरा है और मधुबनी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है प्रतिशत वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जाति गया में है, फिर नवादा में है और फिर कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। तो गया, नवादा और औरंगाबाद। सर्वाधिक एससी, न्यूनतम एससी कहाँ है? तो किशनगंज में न्यूनतम है, कटिहार में और भागलपुर में कम एससी के लोग हैं। ठीक है, सर्वाधिक एसटी के लोग जो है पश्चिम चंपारण, कटिहार और जमुई में हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले की बात करें तो खगड़िया है और समस्तीपुर है, औरंगाबाद है। तो हमारा जो है सेंसेक्स जो है हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में बिहार की राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ने वाले हैं।